सभी को नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल साइंस इवेंट में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में। कल हमने पढ़ा था विस्थापन अभिक्रिया के बारे में, जिसमें एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व के द्वारा दूसरे कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित किया गया। आज जो रासायनिक अभिक्रिया है उसका नाम है द्विविस्थापन, अर्थात इसमें दो विस्थापन हो रहे हैं, यानी इसमें आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। इसमें दोनों लवण हैं और दोनों लवणों के आयनों का स्थानांतरण होगा, इसीलिए इसको द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, इन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इनमें जैसा ये इसका उदाहरण है Na2SO4 प्लस BaCl2, सोडियम सल्फेट, ये भी लवण है, और ये बेरियम क्लोराइड, ये भी लवण है। इसमें दो प्रकार के आयन हैं, सोडियम धन आयन एवं सल्फेट ऋण आयन। इसमें भी दो प्रकार के आयन हैं, बेरियम धन आयन एवं क्लोराइड ऋण आयन। तो इनमें आयनों का स्थानांतरण होगा। इस पहले लवण का जो धन आयन है वो दूसरे लवण के ऋण आयन के पास जाएगा, और पहले लवण का जो ऋण आयन है वो दूसरे लवण के धन आयन के पास जाएगा। मतलब इसमें दो बार आयनों का स्थानांतरण हो रहा है, इसीलिए इसका नाम है द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे BaSO4, ये BaSO4, ये इसका धन आयन और ये इसका ऋण आयन। तो BaSO4 बना बेरियम सल्फेट प्लस NaCl। तो ये जो बेरियम सल्फेट बना है ये अवक्षेप के रूप में रहता है, ये पानी में यानी घुला हुआ नहीं होता है। अब अवक्षेप क्या होता है? अवक्षेप जैसे कि भारी पानी में अपन कपड़े धोते हैं, मोटा जल जिसको बोलते हैं, भारी पानी में जब अपन कपड़े धोते हैं या यानी कि खारे पानी में कपड़े धोते हैं तो साबुन उसमें झाग नहीं देता है और साबुन उसके अंदर यानी अवक्षेप के रूप में रहता है। तो उस प्रकार का अवक्षेप यहाँ बनता है बेरियम सल्फेट का जब निर्माण होता है तो ये एक प्रकार का अवक्षेप बनता है। तो इस अभिक्रिया को इसको अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि इसमें अवक्षेप का निर्माण हुआ है, ये यानी सफ़ेद रंग का अवक्षेप बनता है। तो इसके अंदर दो बार आयनों का स्थानांतरण हुआ है, इसीलिए इसको द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और ये दोनों जो लवण हैं इन लवणों के आयनों का स्थानांतरण होता है और इसमें एक अवक्षेप का निर्माण होता है, इसीलिए इसको अपन अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। ये अवक्षेपण अभिक्रिया का भी उदाहरण है। एक और उदाहरण लेते हैं, लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट PbNO3 का ट्वाइस प्लस पोटेशियम आयोडाइड Ki। देखो लेड नाइट्रेट में भी दो प्रकार के आयन हैं, प्लस ये लेड आयन और ये नाइट्रेट आयन जिसके ऊपर यानी ऋण आयन है। इसी प्रकार से ये पोटेशियम आयोडाइड में भी दो प्रकार के आयन हैं, एक तो पोटेशियम के ऊपर धन आयन और इन आयोडीन के ऊपर ऋण आयन। तो इसमें भी ऐसा ही होगा, इसका जो पॉजिटिव आयन होगा इसके नेगेटिव आयन के पास जाएगा और इसका नेगेटिव आयन इधर वाले के पॉजिटिव आयन के पास जाएगा। तो क्या बनेगा, जैसे KNO3, ये बन गया KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट प्लस PbI2, ये Pb और ये I2 लेड आयोडाइड। ये लेड आयोडाइड जो है यहाँ पर अवक्षेप के रूप में रहता है। ये आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है कि ये इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया लिखी जा सकती है और इसमें पूछा जा सकता है कि इसमें अवक्षेप कौन सा बना है। तो लेड आयोडाइड यानी इसमें अवक्षेप के रूप में बना है और अवक्षेप का रंग कैसा होगा, पीला अवक्षेप बनेगा। तो ये द्विविस्थापन एवं अवक्षेपण दोनों अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ये जो दो उदाहरण दिए गए हैं
ये द्विविस्थापन अभिक्रिया के भी हैं और अवक्षेपण अभिक्रियाओं के भी हैं। इनमें आयनों का स्थानांतरण होता है। अब पढ़ेंगे अपन उपचयन और अपचयन अभिक्रियाएं। देखो, उपचयन और अपचयन ये इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट। एक बात तो ये, दूसरा ये बहुत ही सरल है। उपचयन का मतलब है ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना। उपचयन का एक दूसरा नाम भी है, उपचयन के हो चाहे ऑक्सीकरण के हो। तो जब ऑक्सीकरण शब्द आ रहा है इसका मतलब उसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही है। तो उपचयन या ऑक्सीकरण जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती है या हाइड्रोजन निकलती है उसको उपचयन कहते हैं। और अपचयन इसका उल्टा, जिसमें हाइड्रोजन ऐड होती है या ऑक्सीजन निकलती है उसको अपचयन कहते हैं। जैसे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। ये एक हमने चीनी मिट्टी की प्याली ली है, इसमें कॉपर चूर्ण यानी तांबे का चूर्ण भरा है, इसको गर्म किया है। तो गर्म करने से क्या होगा, कॉपर की ऑक्सीजन के साथ में क्रिया होगी। तो कॉपर प्लस O2, 2Cu प्लस O2, इसको ताप दिया तो क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड। इस कॉपर के ऊपर एक प्रकार की, इस कॉपर ये जो चूर्ण है इसका रंग हो जाएगा काला, क्योंकि इसके ऊपर एक प्रकार की काली परत आ गई है। तो ये काली परत क्यों आई है, कॉपर का क्या हुआ, उपचयन हुआ है। कॉपर का क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ है। कॉपर ने ऑक्सीजन के साथ में क्रिया कर ली, इसीलिए कॉपर ऑक्साइड बना। यहाँ देखो, कॉपर के साथ में ऑक्सीजन ऐड हुई है। तो मैंने पहले ही बताया कि अगर ऑक्सीजन ऐड होती है तो उसको क्या कहते हैं, उपचयन या ऑक्सीकरण। तो यहाँ पर ये इसका क्या हुआ, उपचयन हुआ है। इसी कॉपर ऑक्साइड को जब इसके ऊपर अपन हाइड्रोजन गैस, कॉपर ऑक्साइड ये जो बना है इधर, ये जो है काला काला सा हो जाता है, इसके ऊपर जब अपन हाइड्रोजन गैस डालते हैं और इसको हल्का सा इसको गर्म करते हैं तो वापस ये इस प्रकार से कॉपर बन जाता है और H2O इस प्रकार से बन जाता है। तो यहाँ पर देखो, इसके अंदर ये इसका परिवर्तन हो गया और यहाँ पर ये देखो, ये कॉपर, यहाँ ऑक्सीजन थी तो कॉपर से क्या निकल गई, ऑक्सीजन निकल गई। तो ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, अपचयन। तो यहाँ पर क्या हो गया, इसका कॉपर का अपचयन हो गया। तो ऑक्सीजन का निकलना, दोनों घटनाएं साथ नहीं होगी, या तो ऑक्सीजन ऐड होगी या हाइड्रोजन निकलेगी, तो उसको कहेंगे अपन उपचयन। या हाइड्रोजन ऐड होगी या ऑक्सीजन निकलेगी, उसको कहेंगे अपचयन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो, इस कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल गई और यहाँ पर सिर्फ कॉपर रह गया। इसका मतलब कॉपर, यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो गई। तो उपचयन अभिक्रिया क्या कह रही है, देखो इसकी डेफिनेशन, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन की हास का मतलब कमी होती है, उपचयन या ऑक्सीकरण कहलाती है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती हो या हाइड्रोजन निकलती हो, दोनों कंडीशन देखनी है। सबसे पहले ये देखना है कि ऑक्सीजन इसमें जुड़ रही है क्या, नहीं जुड़ रही है। तो हाइड्रोजन इसमें से निकल रही है क्या, अगर हाइड्रोजन निकल रही है तो भी उसमें उपचयन हो रहा है, उस अभिक्रिया में उपचयन हो रहा है और वो एक उपचयन अभिक्रिया है। अब पढ़ेंगे अपचयन के बारे में। अपचयन इसका उल्टा, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी या हाइड्रोजन का योग यानी हाइड्रोजन उसमें जुड़ रही है, तो उस अभिक्रिया को अपचयन कहते हैं। जैसे ये देखो, ये ऊपर वाला जो उदाहरण दिया गया कॉपर ऑक्साइड, इस कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ, अपचयन होकर के क्या बन गया, कॉपर बन गया। और यहाँ पर देखो, इस हाइड्रोजन का क्या हुआ, हाइड्रोजन में क्या जुड़ गई, ऑक्सीजन जुड़ गई। तो यहाँ पर क्या हो गया, उपचयन हो गया। मतलब इस अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों साथ में हो रहे हैं। तो अभी अपन आगे पढ़ेंगे कि जिस अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन साथ होता है उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, उसको कहते हैं अपन रेडॉक्स अभिक्रिया। तो यहाँ पर देखो, इसका कॉपर का क्या हो गया, अपचयन हो गया, क्योंकि कॉपर में से ऑक्सीजन बाहर निकल गई और हाइड्रोजन के साथ में क्या ऐड हो गई, ऑक्सीजन ऐड हो गई, इसीलिए हाइड्रोजन का क्या हो गया, उपचयन हो गया।
अब ऐसी अभिक्रियाएं हैं उपचयन अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया, ये भी इम्पोर्टेंट है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन साथ साथ होती है, अर्थात एक अभिकारक उपचयित होता है और दूसरा अभिकारक अपचयित होता है। जैसे कि अभी ऊपर वाले उदाहरण में ये देखो, ये इसके अंदर कॉपर का क्या हुआ, यहाँ कॉपर का अपचयन हुआ और हाइड्रोजन का उपचयन हुआ, तो ये अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। ये अभिक्रिया किसका उदाहरण है? रेडॉक्स अभिक्रिया का। इस अभिक्रिया के और अपन उदाहरण देखते हैं अभी। ये देखो वो उदाहरण अभी जो वहाँ पर दिया गया पीछे वही है, ये जिंक ऑक्साइड का। ये देखो जिंक ऑक्साइड की जब अभिक्रिया होती है कार्बन से के साथ तो जिंक बनता है और कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। ये देखो जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकला तो क्या रह गई? सिर्फ जिंक रह गई। तो ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाती है? अपचयन। तो अपचयन हुआ है यहाँ पर जिंक ऑक्साइड का। और कार्बन का क्या हुआ? कार्बन में देखो ऑक्सीजन ऐड हुई है तो कार्बन का क्या हो गया? उपचयन हो गया। तो ये भी रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। रेडॉक्स अभिक्रिया का एक और उदाहरण देखते हैं। मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस 4HCl MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। इसमें देखो मैग्नीज डाइऑक्साइड में यह बन गया MnCl2, तो इसमें से ऑक्सीजन निकल गई तो ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है? अपचयन। 4HCl यहाँ पर भी क्या हुआ? HCl का क्या रह गया? सिर्फ Cl2 रह गया। तो यहाँ से भी क्या निकली? हाइड्रोजन यहाँ से निकल गई तो उसको क्या कहते हैं? उपचयन कहते हैं। मतलब उपचयन क्या होता है? ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना। तो यहाँ से हाइड्रोजन निकली है तो यहाँ पर क्या हो गया? HCl का उपचयन हो गया। अब देखिए उपचयन या ऑक्सीकरण क्या होता है? ऑक्सीजन की वृद्धि या ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना या हाइड्रोजन की कमी होना। अपचयन में क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी या ऑक्सीजन का निकलना या हाइड्रोजन का जुड़ना। मैग्नीशियम रिबन का जलना एक उपचयन अभिक्रिया है, क्योंकि मैग्नीशियम रिबन को जब अपन जलाते हैं तो उसकी ऑक्सीजन के साथ क्रिया होती है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, तो वहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो रही है, इसलिए मैग्नीशियम रिबन का जलना भी एक उपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है। अब दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया के उदाहरण क्या होते हैं? पहला यानी संक्षारण, इसका मतलब है नष्ट होना। किसी भी वस्तु का, कोई भी वस्तु अगर वो संक्षारित हो रही है इसका मतलब वो नष्ट हो रही है, वो डैमेज हो रही है। दूसरा उदाहरण है विकृत गंधिता। कोई भी खाद्य पदार्थ है अगर उसकी गंध विकृत हो रही है, उसकी गंध में बदलाव हो रहा है, तो वहाँ पर भी उस खाद्य पदार्थ का उपचयन हो रहा है। तो विकृत गंधिता भी एक उपचयन का उदाहरण है और यानी संक्षारण होना भी उपचयन का एक उदाहरण है। अब देखिए इसके अंदर ये संक्षारण किसे कहते हैं? जब कोई धातु अम्ल या आर्द्रता नमी के संपर्क में आती है तब धातु संक्षारित या नष्ट होती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। यानी कोई भी धातु जो है अगर वो किसी हवा के संपर्क में या नमी के संपर्क में, किसी एसिड के संपर्क में या किसी और के संपर्क में आकर के अगर वो वस्तु नष्ट हो रही है, वो धातु नष्ट हो रही है, तो अपन कह सकते हैं कि उस धातु का यानी संक्षारण हो रहा है। जैसे उदाहरण है लोहे पर जंग लगना। लोहे को जब अपन यानी खुला रख देते हैं तो लोहा जो है वो जल के साथ और ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके लोहे के ऊपर एक प्रकार की भूरे रंग की परत जमा हो जाती है, आयरन ऑक्साइड की, जिसको कि जंग कहा जाता है। तो लोहे पर जंग लगना भी एक प्रकार का लोहे का संक्षारण है। उसके बाद चांदी पर काली परत आ जाना या
चांदी पर काली परत का चढ़ना। इसमें बहुत सारी बार अपन देखते हैं कि चांदी के जो गहने होते हैं वो गहने काले पड़ जाते हैं। तो चांदी के साथ में कोई ना कोई अभिक्रिया हो रही है जिसके साथ में उस चांदी का कलर चेंज हो रहा है। अमूमन चांदी के साथ यानी सल्फर की अभिक्रिया होने से चांदी पर एक प्रकार की काली परत आ जाती है। तांबे पर हरी परत का चढ़ना। जो तांबे के बर्तन होते हैं, जैसे घरों में तांबे के लोटे वगैरह यूज़ करते हैं, तो उसको जब काफ़ी दिनों तक साफ़ नहीं करते हैं तो उसके ऊपर एक हरे हरे रंग के स्पॉट अपने को दिखने लग जाते हैं। तो वो भी क्या है, उस तांबे की धातु का यानी संक्षारण होना है, यानी तांबे पर हरी परत का चढ़ना। तो ये यानी 3 उदाहरण जो हैं ये भी उपचयन के हैं। इनके साथ भी ऑक्सीजन की क्रिया हो रही है या किसी और की क्रिया हो रही है। तो इस प्रकार से उपचयन के उदाहरण है ये संक्षारण। उसके बाद है विकृत गंधिता, जैसे यानी वसा युक्त अथवा तेलीय खाद्य पदार्थ, जैसे कि नमकीन वगैरह। वसा युक्त अथवा तेलीय खाद्य पदार्थ लंबे समय तक पड़े रहने पर ऑक्सीजन से क्रिया करके उपचित हो जाते हैं। उनमें एक प्रकार की गंध आने लग जाती है। अगर अपन जैसे नमकीन की जो पाउच होता है उसको अगर काफ़ी दिनों तक उसको रख दिया जाए, उसको यानी खुला रख दिया जाए, तो उसकी ऑक्सीजन के साथ में क्रिया हो जाती है और उसकी गंध चेंज हो जाती है, और उसकी गंध चेंज होने से वो उपचित हो जाती है, जिससे खाद्य पदार्थ का स्वाद तथा गंध बदल जाता है। इस प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। इसके नाम से ही प्रकट हो रहा है, जिसकी गंध विकृत हो जाती है, जिसकी गंध में बदलाव हो जाता है, वही यानी विकृत गंधिता है। तो ये यानी वसा युक्त और जो तेलीय खाद्य पदार्थ होते हैं इनके साथ में जब ऑक्सीजन की क्रिया होती है तो खाद्य पदार्थ का स्वाद और उसकी गंध चेंज हो जाती है, उसी को विकृत गंधिता कहते हैं। अपने शब्दों में आसानी से लिख सकते हो परीक्षा में आप इसको। विकृत गंधिता से बचाव के उपाय। वसा युक्त खाद्य सामग्री में प्रतिऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट मिलाए जाते हैं, जिससे कि ऑक्सीजन के साथ वो क्रिया को रोकते हैं। और वायुरोधी बर्तन यानी एयर टाइट डिब्बों का उपयोग करते हैं, यानी एयर टाइट डिब्बे, जिससे कि ऑक्सीजन के साथ उसका संपर्क नहीं हो। तो ये विकृत गंधिता से बचाव के उपाय हैं। अब एक उदाहरण जो इसका अपन देखते हैं कि चिप्स की थैलियों में नाइट्रोजन गैस जैसी कम सक्रिय गैस भरी जाती है। चिप्स की जो थैली होती है उसको भी विकृत गंधिता से बचाव के लिए उसमें ऑक्सीजन की जगह क्या भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस, या दूसरी गैसों के अलावा दूसरी गैसों के बजाय नाइट्रोजन गैस जो बहुत ही कम सक्रिय गैस होती है वो भरी जाती है, ताकि चिप्स को उपचयन होने से बचाया जा सके और उस चिप्स का उपचयन नहीं हो और उसकी गंध विकृत नहीं हो। तो इस प्रकार से ये उपचयन के हमारे दैनिक जीवन में 2 उदाहरण थे, एक तो विकृत गंधिता और एक यानी संक्षारण होना। इसी के साथ आपका ये पहला जो चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण वो आपका कंप्लीट हुआ है। पूरा चैप्टर हमारे 5 वीडियो में कंप्लीट हुआ है। आप सभी वीडियो को ध्यान से देखें, इनको क्रम से देखें, तो आपको पूरा चैप्टर आसानी से समझ में आ जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब करें, अच्छा लगा हो आपको, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें। आप सभी का धन्यवाद।